गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना यूनिट 7 और यूनिट 7 का जो टॉपिक रहने वाला है वो डिलीवरी। डिलीवरी ऑल्सो एसेंशियल नॉट फॉर फॉर्मिंग द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट जो सेल हम कर रहे हैं, जिसमें हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं या एग्रीमेंट टू ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे कंक्लूड करने के लिए डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने क्या कहा उसे मैं रिपीट कर रहा हूं कि डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंशियल पार्ट तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है कि जो एक एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जो डेफिनेशन है इज गिवन अंडर सेक्शन 4, और एसेंशियल पार्ट में और डेफिनेशन के अंदर डिलीवरी कहीं फॉल नहीं करता है। वहां पर देयर मस्ट बी ए गुड्स, देयर मस्ट बी ए सेलर एंड बायर, टू सेपरेट पर्सन। गुड्स मस्ट बी सोल्ड फॉर ए प्राइस, प्राइस हियर मीन्स मनी, और मनी हियर मीन्स लीगल टेंडर। सेल होना चाहिए या एग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए। तो दीज आर द एसेंशियल विच आर गिवन अंडर सेक्शन 4, बट देयर इज नो स्पेस फॉर डिलीवरी इन डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के को करने के लिए डिलीवरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन सेल को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंक्लूड करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को खत्म करने के लिए, जब हम ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, तो डिलीवरी इज ऑल्सो ए एसेंशियल पार्ट। गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे हम प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस होना चाहिए, और प्राइस कैसे डिसाइड किया जा सकता है, वो एट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिसाइड किया जा सकता है, लेफ्ट टू बी एग्रीड एट द ऑप्शन ऑफ द थर्ड पार्टी भी हो सकता है, और यूजुअल कोर्स और डीलिंग के द्वारा भी वो डिसाइड किया जा सकता है। ऑलरेडी वी नो। लेकिन प्राइस पेमेंट होगा नहीं होगा, उसका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे ही डिलीवरी का भी कोई वास्ता है नहीं ओनरशिप के ट्रांसफर होने से। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हुआ है तो वो पूरा तभी होगा जब उससे रिलेटेड हेल्पिंग एक्टिविटी भी वो कंप्लीट हो जाए। तो डिलीवरी एक हेल्पिंग एक्टिविटी है, कोलेटरल एक्टिविटी है, कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं तो डिलीवरी मस्ट बी देयर। तो डिलीवरी है क्या? डिलीवरी वॉलेंटरली, समझ लीजिएगा, लीगलाइज चैनल में डिलीवरी इज ए वॉलेंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। डिलीवरी एक स्वेच्छा से किया गया ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ये लीगलाइज चैनल में नहीं समझेंगे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिन चीजों पर मैं जोर दे रहा हूं, तो आप लिखा हुआ कुछ होगा और लिख के कुछ और आएंगे, और आप उम्मीद करेंगे कि आपको नंबर मिलने चाहिए, यू शुड गेट गुड मार्क्स। लेकिन बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी आपको असफलता ही हाथ लगेगी, जब तक आप, जो मैं जोर दे रहा हूं, उन चीजों को आप लीगल वे में ही अंडरस्टैंड ना करें। तो डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। गलती से भी अगर आपका ये आगे वॉलेंटरली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वो समझ जाएंगे बिल्कुल कि आपको इन टर्मोलॉजी का जो डिफरेंशिएशन है वो मालूम ही नहीं है, और आपने लॉ को लॉ के हिसाब से स्टडी नहीं कर रखा है। तो डिलीवरी मीन वॉलेंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहां पे वन पर्सन क्या होगा? बेसिकली सेलर टू बायर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिलीवरी आर देयर? बहुत जगह आपको डिलीवरी देखने सुनने के लिए मिलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोग देखेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। वन इज एक्चुअल डिलीवरी, जिसे आप जानते हैं, समझते हैं। Another is symbolic delivery,
and the third one is constructive delivery. How many types of delivery there are? 3. One is actual, another is symbolic, and the third one is constructive. Actual, symbolic, constructive. Actual, symbolic और constructive. What is the meaning of actual delivery? जो आप देखते हैं, समझते हैं, जिस चीज का आइडिया है, वो सब एक्चुअल डिलीवरी के अंदर ही फॉल करता है. इफ यू आर बाइंग ए लैपटॉप फ्रॉम ए लैपटॉप डीलर, तो डीलर क्या करेगा? पैसा लेने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की टर्म्स सेटिस्फाइड होने के बाद, वो आपको एक सजेशन देगा लैपटॉप का, बॉक्स में डाल के, थैले में डाल के, और आप उसे घर ले आओगे. दिस इज द एक्चुअल डिलीवरी जो है. पहले उसके पोजीशन में था, पहले उसके कंट्रोल में था, अब आपके कंट्रोल में है वो. तो दिस इज द एक्चुअल डिलीवरी. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी? सिंबॉलिक डिलीवरी में एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि सिंबल ट्रांसफर होता है, सो दैट कि वो कंट्रोल का आभास देता है कि गुड्स का कंट्रोल भी हमारे पास आ गया है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और इस हालत में हो जाती है कि आप इवन स्टार्ट भी नहीं कर पाते. नाउ व्हाट? आप क्या करेंगे? गाड़ी को लॉक करेंगे, मैकेनिक के पास आएंगे, मैकेनिक से बोलेंगे, उसे एरिया बताएंगे कि यहां पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है. दो चीज होंगे, या तो मैकेनिक को साथ लेके आएंगे आप, या आप बड़े आदमी हैं, आप कहेंगे मैकेनिक जी ये चाबी पकड़ो, वहां पे गाड़ी है, आप टो कर लीजिएगा, और जब सही हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. तो आपने जैसे ही की दी मैकेनिक को, तो दिस इज ए सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ कार. ऑल्दो यू नॉट गिविंग पोजेशन ऑफ कार, यू आर नॉट गिविंग, बट की का देना क्या माना जाएगा? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ कार माना जाएगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. आप एक सेलर के पास गए, कुछ गुड्स आपने लाइक किया, पसंद किया. अब सेलर ने कहा जी गोदाम में रखा हुआ है. अब वो आपको अच्छी तरह जानता है कि ये आदमी ठीक ठाक है, उसने गोदाम की चाबियां दे दी आपको कि वहां से जो हमारे बीच में सौदा हुआ है जितनी यूनिट का, वो आप डिलीवरी ले लीजिए. तो दिस इज ऑल्सो ए डिलीवरी ऑफ गुड्स. ऑल्दो सेलर ने भी आपको केवल गोदाम की चाबियां दी हैं, लेकिन चाबी आने से क्या हो गया? कंट्रोल आ गया आपका उन गुड्स के ऊपर भी जो आपने परचेज किए. तो पहले इन दो को पढ़ते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी को समझना इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, पहले एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक और उनके एग्जाम्पल. एक्चुअल डिलीवरी, डिलीवरी सेट टू बी एक्चुअल where the goods are physically handed over to buyer or his authorized agent. So delivery is said to be actual where goods are physically handed over. Is it clear? Example: X sells to Y 100 bags of wheat lying in Z's warehouse. X orders Z to deliver the wheat to Y. Z delivers to Y. In this case, there is an actual delivery of goods. और सीए जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि जहां तक एकेडमिक तौर की बात थी, अगर माना एक्चुअल डिलीवरी लिखने के लिए आए, हम लोग केवल किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और हम संतुष्ट हो जाते हैं. ये समझ में आ गया आपको, लेकिन पेपर में जब बच्चे को लिखने के लिए बात आएगी तो एग्जाम्पल के सहारे से समझाने की कोशिश करेगा कि जी एक्स ने वाई को 100 बैग बेचे, ये है वो है. उसके नंबर नहीं है. एग्जाम्पल नहीं भी लिखेंगे आप चल जाएगा, जब तक कि अनलेस अनटिल स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने ना पूछे हो. और जबकि आपको 12 तक रटाया जाता है, जितने एग्जाम्पल करोगे, जितने आप चार्ट बना के आओगे, आप सोचिए ना, उन्हें तो मालूम है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो तो मालूम है कि
क्या एग्जाम्पल में फिट बैठेगा? वो तो आपसे लैंग्वेज चाह रहे हैं कि डिलीवरी स्टेट टू बी एक्चुअल व्हेन गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर फ्रॉम सेलर टू बायर। ये चाहिए उन्हें, और आप ये लिखेंगे नहीं क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ नहीं है। आप इंस्टीट्यूट के आंसर देखिएगा कभी भी कोई चीज समझाते वक्त, वो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल का यूज नहीं करते। मैंने सारे के सारे इंस्टीट्यूट के तो आंसर लिखे हुए हैं। आप कहां पर वो एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं? वो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, और हमें इस चीज का मालूम ही नहीं होता, आभास ही नहीं होता, क्योंकि जनरली टीचर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, और साइकोलॉजी के अनुसार ही अगर हम वर्क कर रहे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो बच्चा सेटिस्फाइड फील करेगा, चाहे वो लगातार फेल होता चला जाए, उनका धंधा चलता चला जाएगा। क्योंकि ये जो चीज है थोड़ा सा मुश्किल है कि लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाना, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही है। इट क्लियर? मैं भी चार्ट मैंने भी बनाए हुए हैं, मैं भी पढ़ाते वक्त केवल चार्ट की सहायता से कि टाइप्स ऑफ डिलीवरी दिया, 3 डिलीवरी, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। फिर एक्चुअल का एग्जांपल दे देता हूं, फिर सिंबॉलिक का दे देता हूं, फिर कंस्ट्रक्टिव का डिलीवरी। लेकिन लैंग्वेज को रीड नहीं करता, ना मैं करता क्लास के अंदर, क्योंकि वो लाइक से बोरिंग टाइप हो जाता है। आप करेंगे नहीं क्योंकि आपको चिल्ला चिल्ला के बताया गया नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है। तो लगातार आप असफल होते चले जाएंगे, जबकि सीए करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत ज्यादा माइंड की जरूरत नहीं है सीए करने के लिए। लेकिन जो चीज जरूरी है उन्हें तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको चीज समझ में आ जाए उसके लिए दिए जाते हैं। पेपर में एग्जाम्पल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, अनलेस क्वेश्चन आस्क्ड स्पेसिफिकली। हाँ, क्वेश्चन कह दे किस चीज को आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाइए तो मजबूरी है, अदरवाइज कहीं नहीं कहता क्वेश्चन। सिंबॉलिक डिलीवरी, delivery said to be symbolic where some symbol of the real possession or control over the goods is handed over to the buyer. Symbolic delivery set to be symbolic में साथ पढ़ेंगे, सामने देखेंगे delivery set to be symbolic where some symbol representing the real possession or control over the goods is handed over to the buyer. दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। इसके ऊपर आपको पकड़ बनानी है लैंग्वेज के ऊपर, कि आप लैंग्वेज से कैसे जस्टिफाइड करेंगे किसी भी बात को। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, X sells to Y 100 bags of wheat lying in Z's warehouse and hands over the key of Z's warehouse to Y. In this case, there is a symbolic delivery of goods. In this case, there is a symbolic delivery of goods. कंस्ट्रक्टिव थोड़ा अलग तरीके की है, और अगर कंस्ट्रक्टिव पहचानने के लिए आ जाए तो मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट, वो डिलीवरी को पहचान ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जब भी डिलीवरी की बात आती है तो वी एज्यूम कि गुड्स फिजिकली मूव करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमारे दिमाग में बैठा दी गई है बात, मैंने वर्ड क्या यूज करे, फिजिकली मूव करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब डिलीवरी होगी, आप चाहे एक्चुअल डिलीवरी की बात कर लें, वहां तो मूव कर ही रहा है, सिंबॉलिक डिलीवरी की बात कर लें, वहां पर भी मूव ही करेगा आफ्टर सम टाइम। इमीडिएट नहीं दिख रहा आपको, लेकिन मूव तो होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या है कि डिलीवरी मान भी ली जाएगी, गुड्स मूव भी नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या है, डिलीवरी मान ली जाएगी, गुड्स मूव नहीं करेगा। पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर लैंग्वेज पर आएंगे। एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस समझते हैं,
क्या होता है वेयर हाउस? वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वेयर हाउस का मतलब क्या है? जहां पर गुड्स स्टोर किए जाते हैं, देसी भाषा में गोदाम बोल सकते हैं। वेयर हाउस दो तरीके के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है कि मेरा पर्सनल गोदाम है और मैं जो परचेज करता हूं, सेल करता हूं, केवल वही हम लोग स्टोर करते हैं। बड़े बड़े लोग प्राइवेट वेयर हाउस रखते हैं। पब्लिक वेयर हाउस जैसे प्राइवेट एयरप्लेन होते हैं ना, ये मुकेश अंबानी ने रखा हुआ है, शाहरुख खान ने रखा हुआ है, वो अपनी पर्सनल यात्रा के लिए। पब्लिक क्या होते हैं? जहां पर कोई भी आदमी पेमेंट देके अपना सामान रख सकता है। मेरा बहुत बड़ा काम भी नहीं है कि मैं वेयर हाउस बनाऊं अपना, लेकिन जरूरत तो सभी को रहती है गोदाम की, स्टोर करना है। तो यहां पर एक पब्लिक वेयर हाउस की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पब्लिक वेयर हाउस की। यहां पर जो गुड्स है वो अलग अलग पार्टियां जो हैं स्टोर करती हैं। ए भी स्टोर करता है, बी भी स्टोर करता है, सी भी स्टोर करता है, डी भी स्टोर करता है। क्लियर है? जो वेयर हाउस का मालिक होगा वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। ये तो वेयर हाउस है, कहीं पे भी स्टोर कर दीजिए आप। लेकिन जब वो एग्जिट करेगा तो वो देखेगा कि ए की कितनी यूनिट है, बी की कितनी यूनिट है, सी की कितनी यूनिट है, डी की कितनी यूनिट है। नाउ ए एंड बी बोथ आर यूजिंग दिस पब्लिक वेयर हाउस। नाउ in a transaction, A sells some unit to B। अब इसका तरीका क्या है? ए की सेल है, बी की परचेजिंग है। ए पहले पब्लिक वेयर हाउस से गुड्स निकाले, बी को डिलीवरी एक्चुअल दे, अब फिर बी को भी वही जमा करना है अल्टीमेटली वो, तो बी दोबारा से उस पब्लिक वेयर हाउस में ले जाए। अब पब्लिक वेयर हाउस का मालिक अपने यहां एंट्री करे। क्या लगता है आपको कि ऐसा ये उचित है क्या? जब हमें ए की जगह जाना है तो क्यों ना ए पब्लिक वेयर हाउस के मालिक को इन्फॉर्म कर दे कि मैंने 100 यूनिट्स ऑफ दिस नेचर ऑफ गुड्स सोल्ड टू बी। एंड पब्लिक वेयर हाउस का जो ऑनर है एक्नोलेजेज दिस सेल एंड इन द रजिस्टर ऑफ ए माइनस 100 यूनिट एंड इन द रजिस्टर ऑफ बी प्लस 100 यूनिट। क्या इस पूरे प्रोसेस के अंदर गुड्स मूव किया? बट दिस इज ए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी। In this process, there is no movement of goods from one person to another. But this is a very good example of constructive delivery. अब आप डिलीवरी की डेफिनेशन पढ़िए, जिसके ऊपर आपको होल्ड अपनी पकड़ बनानी है लैंग्वेज के ऊपर। डिलीवरी इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टिव। डिलीवरी सेट टू बी कंस्ट्रक्टिव वेयर ए पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि वेयर हाउस ओनर। लैंग्वेज को पकड़िए आप, जिससे आप वहां लिखते वक्त हिचकोले ना खाएं लैंग्वेज में। हम टूटी फूटी बहुत बेहूदी लैंग्वेज लिखते हैं और समझते हैं कि सीए जैसे प्रोफेशन में आपको नंबर मिल जाने चाहिए, उम्मीद करते हैं आप। डिलीवरी सेट टू बी कंस्ट्रक्टिव कब कहलाई जाएगी? वेयर ए पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि मेरे एग्जाम्पल में वेयर हाउस ओनर एक्नोलेजेड टू होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। उसी के पोजेशन में है, वेयर हाउस ओनर के पोजेशन में, लेकिन पहले ऑन बिहाफ ऑफ सेलर था, अब ऑन बिहाफ ऑफ बायर है। अब वो इस बात को एक्नोलेज कर रहा है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, although no physical movement of goods are there, but in fact there is a delivery। क्लियर हो गई बात? ये दोबारा से देखेंगे आप, डिलीवरी का मतलब क्या है?
मुझे देखेंगे डिलीवरी का मतलब क्या है। डिलीवरी इज ए वॉलेंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम सेलर टू बायर या फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं आप, तो फ्रॉम सेलर टू बायर लिख सकते हैं आप। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आएगी तो वन पर्सन टू अनदर, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक वाइडर है, वो किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है, वो इवन सेल्स ऑफ गुड्स पे भी लगता ही है। ऑल्दो अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, वो लगता ही है। कैसे पता लग रहा है? सेक्शन 4 बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। इट मीन्स इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल all requirement to form a valid contract should be present। सारी रिक्वायरमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हैं वो सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर है बात ये? तो वॉलेंटरली ट्रांसफर हो गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिलीवरी आर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड constructive। actual delivery is said to be actual, delivery is said to be actual when actual possession of goods is transferred from seller to buyer। symbolic delivery is said to be symbolic when some symbol representing the control over the goods is transferred from seller to buyer। एग्जाम्पल की नीड नहीं है पेपर में, मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल हैंडीकैप लोगों की पहचान है, जिनकी पकड़ थियरी पर नहीं है, जिनकी पकड़ कॉन्सेप्ट पर नहीं है। क्या लगता है आपको जो संसद लॉ बनाती है वो क्या लिखती है? एग्जाम्पल लिखती है क्या? कभी नहीं लिखती। वो मेन थ्योरी लिखती है, उसमें पूरा चीजें समझ में आ जाती है। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? डिलीवरी सेट टू बी कंस्ट्रक्टिव वेयर एक्चुअल पोजेसर ऑफ द गुड्स, वेयर थर्ड पार्टी इन हुड पोजेशन द गुड्स इज। ये लिख सकते हैं आप। थोड़ा बहुत वेरिएशन आप लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन सेंस नहीं बदलना चाहिए। एक्नोलेज द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। पहले वो सेलर के बिहाफ पे था, अब बायर के बिहाफ पर है। तो दिस इज द डेफिनेशन। अब रूल्स एट टू द डिलीवरी वेरी सिंपल। पेमेंट एंड डिलीवरी टू बी कंकरेंट। और जितने भी मैं रूल्स पढ़ा रहा हूं अब, सबकी शुरुआत अनलेस अदरवाइज एग्रीड से है। और जिनकी भी शुरुआत अनलेस अदरवाइज एग्रीड से है, इसका मतलब है ये रूल तभी एप्लीकेबल होंगे जब सेलर और बायर के बीच में इसके अलावा कोई एग्रीमेंट ना हो, इसके अलावा कोई समझौता ना हो। अदरवाइज जो समझौता होगा वही एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, क्योंकि आप अकाउंट में पढ़ के आते हैं। आपको सबको मालूम है कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। तो लॉ में कैसे लिखा हुआ है वो चीज? अनलेस अदरवाइज एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पार्टनर शुड बी इक्वल। इसका मतलब है अगर इसके अलावा कोई समझौता ना हो। तो ऐसे ही यहां पर है, जितने भी रूल्स हैं स्टार्टिंग है अनलेस अदरवाइज एग्रीड से। डिलीवरी एंड पेमेंट शुड बी कंकरेंट, यानी कि आपको मालूम है प्रैक्टिकली, और होता भी है, एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से डिलीवरी लो, यानी कि दोनों ये घटनाएं अदरवाइज एग्रीड साथ साथ होती हैं, होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? वो एक अलग बात है कि फ्यूचर सेल के अंदर आप पैसा पहले दे सकते हो, क्रेडिट सेल के अंदर डिलीवरी पहले मिल सकती है और पैसा बाद में हो सकता है, लेकिन वो क्या चीज हो जाती है? बिकॉज एग्रीमेंट है उस चीज का। क्लियर? अनलेस अदरवाइज एग्रीड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कंकरेंट, यानी कि साथ साथ। कंकरेंट का मतलब होता है साथ साथ, लिख सकते हैं आप। कंडीशन that is to say the seller must be ready and willing to give possession of the goods to the buyer and the buyer लगा लीजिएगा, and the buyer must be ready and willing to pay the price।
बाय टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, इट मीन्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यहां पे भी है, इट इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो डिलीवरी खुद ब खुद आगे बढ़ के दे, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर कि वो कहे कि मुझे डिलीवरी चाहिए, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम until the buyer applies for delivery. It is the duty of the buyer to apply for delivery, not the duty of the seller कि वो खुद ब खुद अपनी तरफ से ही डिलीवरी दे। प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है। क्लियर? डिलीवरी व्हेन गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात कर रहे हैं। डिलीवरी व्हेन द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी, जब थर्ड पार्टी के पोजेशन में होता है तो डिलीवरी कब होगी? ध्यान से समझिएगा। मैंने एक जो एग्जांपल दिया था, ए सोल्ड सम यूनिट टू बी विच आर लाइंग इन वेयर हाउस, द डिलीवरी इज नॉट कंप्लीट। केवल ए ने बी से कह दिया कि मैंने 100 यूनिट बेच दिए और जेड के वेयर हाउस में रखी हुई है, तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि जेड वेयर हाउस यानी कि जेड एक्नॉलेजेस दिस डील। ए और बी के बीच में आपस में कुछ भी एग्रीमेंट होता रहे, अगर थर्ड पार्टी के पास है तो थर्ड पार्टी डिलीवरी तभी मानी जाएगी व्हेन थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस दिस डील। तो यही कह रहे हैं, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजेशन ऑफ ए थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. Expenses of the delivery, unless otherwise agreed, expenses of the delivery should be borne by seller. इसके ऊपर बहुत सारे केस प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग कीड़े हैं वो लगाते हैं, क्योंकि इतना उल्लंघन होता है इस रूल का और सेलर करता है। आपने देखा होगा आजकल एक फैशन सा चल चुका है बड़े बड़े मॉल्स के अंदर कि आपको क्या थैला चाहिए, आपने कुछ गुड्स परचेज किया, उन्हें कैसे ले जाओगे? तो कहते हैं कि अगर आपको बैग चाहिए तो उसके 10 रुपए जुड़ जाएंगे, 20 रुपए जुड़ जाएंगे। तो इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। कभी बाटा कंपनी केस हारती है, कभी कोई कंपनी केस हारती है। हर आदमी आजकल क्या कर रहा है? पैकिंग के चार्जेस ले रहा है। तो अगर आपके पास बिल है और अगर आप थोड़े से कोई कीड़े हो तो जनरली इस तरह के जो केस लगाए जाते हैं जो खुद बाय प्रोफेशन लॉयर होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की फीस नहीं देनी होती है। हम आम आदमी क्या करते हैं, या पहले इसके लिए लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये तोड़ा जा रहा है। लो, एक्सपेंसेस जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सेलर की है, बायर की नहीं है। नॉर्मल एक्सपेंसेस, मेनी टाइम्स आप मिठाई लेने के लिए गए, अब डिब्बे की कीमत वो अलग से नहीं ले सकता, लेकिन आजकल बहुत डिजाइनर डिब्बे भी होते हैं जी, इतने की तो मिठाई नहीं होती जितने की आपके डिब्बे की कीमत हो जाती है, तो वो तो जोड़ेगा। क्लियर? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी एंड क्वालिटी, अगर रॉन्ग क्वांटिटी और क्वालिटी की डिलीवरी हो जाए, व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ द बायर? रॉन्ग क्वांटिटी की बात करते हैं पहले हम लोग। रॉन्ग क्वांटिटी में दो ही चीज होंगी, एक्सेस या शॉर्ट। एक्सेस या शॉर्ट। आप खुद सोचिए, याद मत कीजिए, एक्सेस के केस में सपोज कीजिए आपने डील की थी 1000 लीटर ऑफ मिल्क, 1000 लीटर मिल्क आपको परचेज करना है और 1200 लीटर कर देता है, तो क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए? 200 वापस कर दो, पूरा एक्सेप्ट कर लो, मर्जी आपकी है। अगर आप 1200 के 1200 एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, या पूरा रिजेक्ट कर दो। 3 ऑप्शन ये तो बचेंगे। शॉर्ट क्वांटिटी की अगर है तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो, या तो पूरी 800 लीटर दूध दिया उसने, आपको चाहिए था 200 लीटर और 1000 लीटर जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, 800 वापस कर दो या एक्सेप्ट कर लो। पहले और भी ले सकते हो, लेकिन वो इसमें लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर और ले रहे हो तो 800 तो करा ही है ना आपने एक्सेप्ट, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 200 का अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
समझ आ रही है बात आपकी? पहले इतना पढ़ते हैं। शॉर्ट डिलीवरी, where the seller delivers a quantity of goods less than contracted for, the buyer may accept the goods on so delivered or buyer may reject the goods. Is it clear? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि टोटली इट्स इलॉजिकल। Excess delivery, where the seller delivers a quantity of goods larger than the contracted for, the buyer may accept the goods so delivered, यानी कि 1200, buyer may reject the whole, पूरा 1200 रिजेक्ट कर दे, और बायर में एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड 1000 क्वांटिटी एंड रिजेक्ट द एक्सेस। इसमें तीनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं उसमें भी, लेकिन लीगल सेंस में देखा जाए तो वो एक 200 का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। बॉक्स में आइएगा इनसे रिलेटेड जो सब्सिडियरी रूल है। देखिए, अगर एक्सेस डिलीवरी या शॉर्ट डिलीवरी का केस है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि एट द ऑप्शन ऑफ द बायर है। बायर में रिजेक्ट द होल, बायर में एक्सेप्ट द होल, बायर में एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी एंड रिजेक्ट द एक्सेस। बट इन फैक्ट इट इज नॉट एट ऑल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। बट अभी भी एक रास्ता सेलर के लिए भी खुला हुआ है। अगर बायर रिजेक्ट करना चाहता है पूरा पूरा, तो सेलर के पास रास्ता है कि वो रिजेक्ट ना होने दे अगर वो एग्जैक्ट क्वांटिटी को सप्लाई करने के लिए तैयार है। शॉर्ट डिलीवरी हो गई उससे 800 लीटर मिल्क की, बायर कह रहे मैं तो 800 लीटर रिजेक्ट करूंगा, तो सेलर के पास रास्ता है कि 200 लीटर और दे, और वो पूरा फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बायर ये नहीं कह सकता सिंपली डिनाइंग कि नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, करना था तो तुम्हें पहले ही करना था, अब तो मैंने किसी और से अरेंजमेंट कर दिया, वो नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर नेग्लिजिबल क्वांटिटी एक्सेस या शॉर्ट है तो बाहरी ऑप्शन नहीं ले सकता। नेग्लिजिबल क्वांटिटी 1000 लीटर और उसमें 1 लीटर फालतू निकल गया, 1 लीटर कम निकल गया। अब 1000 लीटर में 1 लीटर 2 लीटर नेग्लिजिबल है। आप दूधिया से भी दूध लेते हैं, वो जो नापता है उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देता है, झाग वगैरह डाल दीजिए, कुछ और कह दीजिए उसे, नेग्लिजिबल क्वांटिटी की वजह से आप मना नहीं कर पाएंगे। तो बॉक्स देखिएगा, द बायर मे नॉट बी अलाउड टू रिजेक्ट द गुड्स इन केस ऑफ नेग्लिजिबल शॉर्ट और एक्सेस डिलीवरी। इन केस ऑफ शॉर्ट और एक्सेस डिलीवरी इफ द बायर रिजेक्ट द होल क्वांटिटी, अगर वो होल क्वांटिटी नहीं रिजेक्ट करता है तो बात लगेगा, लेकिन अगर वो एक्सेस या शॉर्ट के केस में होल क्वांटिटी को रिजेक्ट करता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज कैंसिल्ड, अभी भी कैंसिल नहीं माना जाएगा। द सेलर स्टिल हैज द राइट टू टेंडर, टेंडर का मतलब होता है वो अपनी तरफ से प्रस्ताव दे सकता है, अगेन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम। क्लियर? क्लियर बेटा? मिक्स्ड डिलीवरी, वेयर द सेलर डिलीवर द गुड कॉन्ट्रैक्ट फॉर मिक्स्ड विद गुड्स और डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। चावल है, चावल कई किस्म के आते हैं, 60 रुपए से लेकर शुरू करो आप 200-250 रुपए पर केजी तक जाते हैं। तो अगर मिक्स कर दिया, ठीक है ना, तो बायर में रिजेक्ट द होल और बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। लेकिन ये भी कब होंगी? अगर मिक्स को अलग अलग किया जा सकता हो। चावल अगर 2 क्वांटिटी में मिला दिए, अलग अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर बैग्स के अंदर है और बैग के अंदर मतलब 100 बैग हमने चावल के ऑर्डर किए थे, उसमें से 80 बैग उसने जो कॉन्ट्रैक्ट में तय था वो दिए और 20 है उसने अलग डिस्क्रिप्शन के दे दिए, तो वो 20 वापस हो जाएंगे। तो ये खर्चा भी किसे बियर करना पड़ेगा? लॉजिकली सेलर को, बायर की कोई गलती नहीं है। क्लियर? डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, बायर इज नॉट बाउंड टू टेक डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट।
अनलेस अदरवाइज एग्रीड। यानी कि अगर आपने एज ए बायर किसी सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 100 यूनिट का, तो सेलर बताता नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो कहता है जी अभी सारा गुड्स मेरे पास नहीं है, मैं 4 इंस्टॉलमेंट में आपको दूंगा, तो बायर इज नॉट बाउंड, बायर कैन टेक एक्शन एंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। बायर बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो 4 इंस्टॉलमेंट में ही ले, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बायर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट रूल जो है डिलीवरी का, वो है टू गिव नोटिस टू द बायर टू एनेबल हिम टू इंश्योर द गुड्स। देखिए जो सी ट्रांजिट होती है, जब गुड्स जो है समुद्र के रास्ते जाता है तो वो हाईली अनसेफ माना जाता है, लेकिन जाता जाता गुड्स, खासतौर से जब भी हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सी ट्रांसपोर्ट से ही जाता है। टाइम भी ज्यादा लगता है लेकिन सस्ता पड़ता है। सी ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट। बाई एयर अगर आप गुड्स को लाएंगे बहुत महंगा बैठेगा। बाई रोड अगर लाएंगे, वैसे तो बहुत सारे देशों से हर देश कनेक्टेड हो बाई रोड, ये संभव नहीं है, तो भी महंगा ही बैठता है। सी ट्रांजिट इज द चीपेस्ट ट्रांजिट। समुद्र के रास्ते से जो सामान आता है वो सबसे सस्ता पड़ता है, तो यूज वही होता है, लेकिन अनसेफ भी है। सिर्फ पूरे के पूरे संक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। समुद्री लुटेरे हैं, अभी तक भी हम कहानी किस्सों में पढ़ते हैं, लेकिन इतने सिविलाइज हो जाने के बाद भी अभी भी सोमालिया, पता है आपने सुना है नहीं सुना है, सोमालिया के आसपास अमेरिका तक के जहाज निकलने से डरते हैं। वो समुद्री डकैत जो हैं कब्जा कर लेते हैं, जबकि अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है, वो आक्रमण भी कर सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। वो मैं कभी बीच में कहीं जिक्र आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अब वो भी बताऊंगा इसलिए एक नॉलेज सेक के लिए, कि हमें तो लगता है कि यार सब एविडेंस है हमारे पास, तब भी बताइए अमेरिका जैसा देश या पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलकर क्यों एक्शन नहीं ले पाता। वो सारी चीजें कानूनी दांव पेच होते हैं, उससे कानून की समझ भी विकसित होगी आपने। खैर, तो लास्ट जो पॉइंट है, टू गिव नोटिस टू द बायर टू एनेबल हिम टू इंश्योर द गुड्स। अगर सेलर की जिम्मेदारी है कि बायर को वो इंश्योरेंस कराने के लिए कह दे, खासतौर से अगर वो समुद्र के रास्ते से गुड जा रहा है, अनसेफ है, पैसा बायर ही देगा। सेलर की सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी कितनी है, वो कह दे, उसे वार्न कर दे। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, where goods are sent by the sailor to the buyer by a route involving sea transit, in circumstances in which it is usual to insure, the sailor must inform the buyer to enable him to insure them during their sea transit, and if the sailor fails to do so, goods shall be deemed to be at the risk during such transit. तो अगर ऐसा नहीं करता है सेलर, तो रास्ते का नुकसान किसका माना जाएगा, एट द रिस्क ऑफ द सेलर, इस सेलर को भुगतना पड़ेगा अगर वो लॉस होता है तो। क्लियर? फटाफट जल्दी से क्वेश्चन निकालिएगा। January 21, T was a retail trader of fans of various kinds. Mr. M came to his shop and asked for an exhaust fan for kitchen. Mr. T showed him different brands and Mr. M approved of a particular brand and paid for it. Fan was delivered at M's house. At the time of opening the packet, he found that it was a table fan. Exhaust fan अलग होता है और टेबल फैन अलग होता है। He informed Mr. T about the delivery of the wrong fan. Mr. T refused to exchange the same, saying that contract was complete after the delivery of the fan and payment of the price. Discuss whether T is right in refusing to exchange as per the provision of the sales contract, or what is the remedy available to me, M. तो T के क्या राइट हैं जो वो रिफ्यूज कर रहा है, और M के क्या राइट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर। सारे राइट M के ही हैं, और ये क्वेश्चन हम दो एंगल से जस्टिफाइड कर सकते हैं। मतलब लो की नॉलेज तभी समझ में आएगी आपको। आप डिलीवरी अभी पढ़ के आए हैं और डिलीवरी से ही लिंक करें,
सेल बाय डिस्क्रिप्शन से भी किया जा सकता है, इंप्लाइड कंडीशन एड टू द सेल बाय डिस्क्रिप्शन। एग्जॉस्ट फैन मांगा था और आपने डिलीवरी कर दी टेबल फैन की, और डिलीवरी से कैसे हो सकता है? रॉन्ग क्वालिटी, रॉन्ग क्वालिटी। मिक्स तो इसलिए नहीं है कि दो चीज मिक्स तो हो ही नहीं है ना इसमें, कि टेबल फैन भी मिक्स हो गए और आपके एग्जॉस्ट फैन भी मिक्स हो गए। ये तो तभी होगा जब एक से ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर हो, और ऐसा हो जाए तो डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वालिटी, रॉन्ग क्वांटिटी नहीं, समझ लीजिए बात। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर में, क्वालिटी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन जब अलग होता है। तो दो तरीके से दिस क्वेश्चन कैन बी जस्टिफाइड, एंड दोनों ही तरीके से राइट बायर के आएंगे, सेलर का कोई राइट आएगा नहीं। आंसर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1913, where the goods are sold by sample as well as by the description, the implied condition is that goods supplied shall correspond to both with the sample and the description. In case the goods do not correspond with the sample or with description or vice versa, the buyer can repudiate the contract. इसके अलावा मतलब और तरीके से भी हो सकता है, जैसे implied condition to the fitness से भी हो सकता है कि जो पर्पस बताया गया था। समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिंक तो सैंपल इसका डिस्क्रिप्शन से, लेकिन आपको ध्यान आ रहा है कि जहां पे पर्टिकुलर पर्पस बताया जाता है बायर के द्वारा, कैजुअल सेलर नहीं होना चाहिए, ब्रांड नेम पर वो विश्वास नहीं करना चाहिए, तो उसमें पर्टिकुलर पर्पस भी आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। दोनों के पर्पस ही अलग होंगे। एग्जॉस्ट फैन का पर्पस ही अलग होता है, टेबल फैन का पर्पस अलग होता है। एग्जॉस्ट फैन का पर्पस गंदी स्मेल, गंदी एयर को प्रीमाइसेस से बाहर निकालने का होता है, और टेबल फैन का पर्पस हवा देने का होता है। तो बहुत एंगल से, लेकिन सब एंगल से जवाब एक आएगा। दिक्कत तो तब आती है जब एंगल बदल जाए और जवाब अलग हो जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है। फर्दर एट पर सेक्शन 16, सेक्शन नंबर याद रखने की होती है, और द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, व्हेन द बायर मेक्स नॉन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर व्हिच द गुड्स आर रिक्वायर्ड एंड ही रिलाइड ऑन द जजमेंट और स्किल ऑफ द सेलर, it is duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit for this purpose. In the given case, M had revealed that he wanted the exhaust fan for the kitchen. Since the table fan delivered by by T was unfit for the purpose for which M wanted the fan, therefore T cannot refuse to exchange the fan. T cannot refuse to exchange the fan. ये तो टी की बात हुई कि टी की क्या रेमेडी, तो टी की कोई रेमेडी नहीं है। फिर when one party does not fulfill its obligation according to the agreed term, the other party may treat the contract as repudiated or can insist for performance as per the original contract. Accordingly, the remedy available to M is that he can either cancel the contract or claim refund of the price paid by him, or may repudiate T to replace it with the fan he wanted. लॉजिकल है, यही तो राइट होंगे उसके बाद, तो दोनों ही पूछे उसने। क्वेश्चन नंबर 2 में 18 डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्टेट वेरियस मोड्स ऑफ डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 23, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट बीच टेंडर are agreed to sell and delivers 1000 kilogram tomatoes at the rate 100 per kg, which shall be delivered on 15th of July 23. Due to the rise of price of tomatoes in the market, are delivered only 700 kilogram on 15th July 2023. 1000 किलोग्राम बेचने के लिए एग्री हुआ था आर 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 15 जुलाई को, लेकिन मार्केट में लगातार टमाटो के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, तो आर ने केवल 700 किलोग्राम टमाटो की ही सप्लाई की, तो ये रॉन्ग क्वांटिटी हो गई। एंड एग्री टू डिलीवर द बैलेंस क्वांटिटी इन द नेक्स्ट मंथ, उसने कहा जी बाकी 300 अगले महीने ले लेना, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद प्राइस डाउन जाएंगे, ड्रॉप जाएंगे। तो अभी हमने लास्ट में रूल पढ़ा कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय नॉट बाउंड टू टेक डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा। We accepted 7 kilogram of tomato sent by R. Later, R failed to deliver the balance quantity, and so we refused to pay the price of 700 kilogram of tomato to R, as he has failed to fulfill the tender conditions stipulated in the contract of sale.
बाद में सेलर 300 किलोग्राम टमाटो नहीं बेच पाया और 700 किलोग्राम जो टमाटो आ गए थे, बायर ने उनका प्राइस देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। तो कैन बी रिफ्यूज टू पे आर एट द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो क्या बी मना कर सकता है प्राइस देने से? बताइएगा। प्राइस देने से तो मना नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उसके पास रेमेडी जरूर है कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें सेलर को वो इंसिस्ट कर पाए कि वो 300 किलोग्राम टमाटो की डिलीवरी करे या डैमेज ले ले। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ऐसा नहीं होता बस कि आप कैंसिल ही कर पाओगे। कैंसिल करने से हुआ क्या, मतलब आपको क्या फायदा हुआ? दूसरे को तो फायदा हो ही गया, और कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं करना पड़ा। तो इंप्लाइड चीज है कि आप कंपनसेशन ले सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है तो लास्ट में देखिएगा, कंसीडरिंग द अबव प्रोविजन वी कैन कंक्लूड दैट वी कैन नॉट रिफ्यूज टू पे फॉर 700 किलोग्राम ऑफ टमाटो टू आर। क्वेश्चन नंबर 4, अगेंस्ट बी टेंडर। सेम क्वेश्चन शायद मेरे से गलती से रिपीट हो गया ना, ये तो है। सितंबर 5 का क्वेश्चन 3 नंबर का, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो रॉन्ग क्वांटिटी जो पूरा थ्योरी लिखनी है, एक्सेस हो जाए, शॉर्ट डिलीवरी हो जाए। क्लियर? ये क्वेश्चन और सितंबर 24 का, Messrs R.K. Trader buyer made a contract with Messrs C.K. Trader seller for purchase of 2000 kilogram of basmati rice, especially grown in Chhattisgarh state, should be packed in pink color bags of 25 kilogram each to identify the place of origin by specifying the mode of packing of basmati rice. ये घुमा देते हैं आपको, मतलब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप इन्हीं चीजों में खो जाओगे। ये प्रैक्टिकली चीज चलती है कि जैसे अब आम का सीजन आने वाला है, ये लखनऊ का आम है जी, ये यहां का आम है जी, तो फेमस है ना कुछ चीजें। अब वो है या नहीं है वो तो हम लोग शायद नहीं पहचान पाते, लेकिन जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, रिटेलर हैं, परचेजर हैं, वो तो सब चीजों को जानते ही हैं। अब वो पहचान में कैसा आएगा, वो तो डिब्बों में बंद हो जाते हैं। तो जो पैकिंग करने वाला है उन्हें अलग कलर दे सकता है, उन पर अलग नाम डाल सकता है। तो वो समझाना चाह रहे हैं शो की 3 लाइनों में कि मैसर्स आर के ट्रेडर बायर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया मैसर्स सी के ट्रेडर से 2000 किलोग्राम बासमती राइस। अब वो वाले बासमती राइस जो स्पेसिफिकली ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट है। अब शुड बी पैक्ड इन पिंक कलर, पैकिंग मेथड भी बता दिया कि पिंक कलर के बैग में होंगे, क्योंकि मैं कहीं जगह से मंगाता हूं, गोदाम में रखे जाते हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा भरने के बाद कि कहां कौन सी चीज कहां की है। और वो 25-25 किलोग्राम के होने चाहिए ईच टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय स्पेसिफाइंग द मोड ऑफ पैकिंग ऑफ बासमती राइस। मतलब बासमती राइस की पैकिंग के तरीके से आइडेंटिफाई अलग हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के स्टेट्स वाले से हैं। तो ये अपनी बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन बायर ने सेलर को दी थी। क्लियर है? The seller agreed for specific packing of the rice grown in Chhattisgarh state. However, by misunderstanding, staff of seller packed the quantity of 1800 kilogram of basmati rice grown in the state of Maharashtra in white color bag of 30 kilogram each, and remaining quantity of 200 kilogram grown in Chhattisgarh state in pink color bag of 25. जो 1800 किलोग्राम है उसमें तो बहुत सारी गड़बड़ी कर दी उसने। एक तो पैकिंग मेथड से मैच नहीं करता, पिंक कलर की जगह व्हाइट कलर हो गया। इसके अलावा 25-25 किलोग्राम की जगह 30-30 किलोग्राम हो गया। तो अगर आपको ध्यान हो वहां पर इंप्लाइड कंडीशन एड टू द डिस्क्रिप्शन, तो एड टू द डिस्क्रिप्शन में पैकिंग मेथड भी सेम होना चाहिए, तो वो मैच नहीं करती। अब वो उस केस में क्या कर सकता है, बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। Referring to the provision of the Sales of Goods Act 1930, analyze whether the buyer has the right to reject the entire quantity of basmati rice supplied by the seller. On the other hand, what is the remedy available to the buyer if he has accept the entire quantity to fulfill his order, other contract with other party? तो
इसे हम रॉन्ग क्वांटिटी, मिक्स्ड क्वालिटी वाले उससे भी हम मैच कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा बेटर तो इंप्लाइड कंडीशन एड टू द डिस्क्रिप्शन से आ ही जाएगा। तो आंसर आप पढ़ लेंगे। पहले ब्रीच ऑफ कंडीशन वाला दे रखा है, ठीक है ना, फिर रॉन्ग क्वांटिटी एंड मिक्स्ड डिलीवरी से भी मैच करा रखा है। ऐसे सबसे आपको मैच कराने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जानबूझ के बड़े आंसर बनाए हुए हैं। सितंबर 24 का पेपर में रिपीट कर रहा हूं, बहुत बड़ा आया था, बहुत ही बड़ा आया था। और अगर आप इतने बड़े बड़े आंसर लिखेंगे सितंबर 24, केवल मैं स्पेसिफिकली सितंबर 24 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लेकिन केस स्टडी थी तो नॉलेज देने के लिए मैंने हर एंगल को कवर किया। आपको डायरेक्ट लिंक करना था, बस लिंक सही होना चाहिए, उन 2-3 एंगल में से किसी भी एक तरह से लिंक करना था और फिर आपको आंसर देना था, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ये आप लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर। और लास्ट में कंक्लूजन में मैंने राइट टू रिएक्ट वगैरह वो लिख के कार्ड भी रखा है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बताइए बेटा, दिस इज क्लियर? क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंडिंग अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट यूनिट है उसके साथ मिलेंगे। अनपेड सेलर बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर की अनपेड सेलर।